मैं रविंद्र कुमार आज आपसे हिंद वॉइस पर सीधे मुखातिब हूँ और आज हम जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, वो 2 ऐसे मुद्दे हैं, जो आपके किसी भी सोच को पूरी तरह से हिला पहला मुद्दा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी है और उसने एक फैसला लिया है और वो फैसला है बीफ खाने पर रोक लगाने के संबंध में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने लोगों को कैसे रोका जाए, ये फैसला किया है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद 15 साल से जो अधिकतर बंगाली थे, उनके मन में एक डर था और वो डर था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो उनके मांस खाने पर रोक लगा देगी। मेरी बहुत सारे आरएसएस के लोगों से बात होती थी और मैं उन्हें हमेशा कहता था, जब तक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ये छवि रहेगी कि वो मांस खाने के विरोध में है, तब तक आपकी सरकार नहीं आएगी। इस बार उन्हें थोड़ी अकल आई और उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रचार के खिलाफ उनके नेताओं ने, अनुराग ठाकुर ने और दूसरे मनोज तिवारी ने और दूसरे नेताओं ने जगह-जगह पर जाकर मछली भात खाया, मछली खाई और ये बताने की कोशिश की कि हम बंगाल में मांस और मछली खाने पर रोक नहीं लगाएँ। लेकिन सरकार आने के बाद आज जो फैसला किया गया, उसमें कहा गया है कि 1950 का जो पशु वध का कानून है, उसे आज शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने लागू कर दिया है और उसके तहत एक 2018 का बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट का एक फैसला है। इस फैसले के तहत ये कहा है कि बंगाल में अब जो भी बीफ के लिए गाय या बैल का वध करेगा, उसे 6 महीने की सज़ा मिलेगी और या उसे ₹1000 का जुर्माना देना पड़ेगा। ये 75 साल पुराना कानून है, वो ये कहता है कि अगर 14 साल से कम उम्र का कोई नर या मादा गाय की आप वध करते हैं, तो आपको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी और अब 14 साल से ज़्यादा उम्र के ही बीफ के लिए गाय या जो बैल है या दूसरा नर पशु है, उसकी अगर आप वध करते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर से वेटरनरी डॉक्टर से एक परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि ये अब कोई बच्चा पैदा करने लायक नहीं है, ये बूढ़ा हो चुका है, ये बीमार है, ये चोटिल है और इसलिए इसके वध से किसी तरह की कोई हानि नहीं है। अब इसका मतलब सीधा साफ है कि बंगाल में मैं जब गया 2-3 बार, तो मैंने पाया कि वहाँ जो लोग बीफ खाते हैं, वो छोटा जो कटरा या छोटा जो बछड़ा होता है, काफ जिसे बोलते हैं, उसका मांस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी का ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल होता है। अब चूँकि ये फैसला आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि बंगाल के जो अधिकांश हिंदू या मुसलमान जो भी हैं, जो गाय खाते हैं, जो वहाँ पर एक परंपरा है, उस पर अब रोक लग गई है और रोक लगेगी नहीं, बल्कि इससे क्या होगा, सरकारी भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, जो ये सर्टिफ़िकेशन देंगे, उनकी पौं बारह हो जाएगी। कुल मिलाकर ये बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था है, जिसका मैं हमेशा ज़िक्र करता था और जिसके लिए बंगाल के लोगों को सोचना होगा कि उन्होंने जो सोचा नहीं था, वो हो गया है और इसके लिए आगे भविष्य में उनको क्या-क्या करना है, ये वो तय करें। दूसरा जो बड़ा सवाल है, वो ये है कि अभी 2 दिन पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और भारत के लोकसभा में लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी, तीनों की एक मीटिंग बुलाई गई। ये मीटिंग जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाई गई थी और इस मीटिंग का एक ही मकसद था कि सीबीआई के जो डायरेक्टर की नियुक्ति होनी है, उसके लिए किस व्यक्ति के नाम को चयन किया जाए और ये मीटिंग पीएमओ में शुरू हुई। जब ये मीटिंग शुरू हुई, तो राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है,
उन्होंने कहा कि भई किन-किन लोगों के नाम की आपने सूची बनाई है, तो वो उनको वहीं दी गई और उसमें 69 69 लोगों के नाम और 69 लोगों के नाम के साथ किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक होता है 360 डिग्री की इन्फॉर्मेशन जिसका मतलब ये व्यक्ति कब पैदा हुआ, कितनी शैक्षिक योग्यता है, कहाँ से है, कौन-सा कैडर है, कब इसने आईपीएस की परीक्षा पास की, कब इसने पहली जॉइनिंग की, कब-कब कहाँ रहा, इसके बारे में अच्छी बातें क्या हैं, इसके बारे में कोई अगर विभागीय जाँच हुई है या अदालत का आदेश आया है, वो क्या है? तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद व्यक्ति उसकी समीक्षा कर सकता है। अब तक ये व्यवस्था थी कि इन नामों को अक्सर 10 नामों की सूची तक ही सीमित रखा जाता था और मीटिंग से 1 हफ्ते पहले ये सारी जानकारी उस सूची के साथ इन संबंधित लोगों को दे दी जाती। इस बार मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी मीटिंग में गए, उन्होंने जैसे ही ये सारी लिस्ट देखी, तो उनका सवाल था कि क्या लीडर ऑपोज़िशन की पोस्ट जो है, वो रबड़ स्टैम्प की है? कि आपने बुलाया, आप एक नाम तय करें और उसपे मैं साइन कर दूँ, मोहर लगा दूँ और वो वहाँ से चले आएँ। तो उन्होंने ये अपना डिसेंट नोट भी भारत सरकार को तुरंत दे दिया और बताया कि ये प्रक्रियागत गलती है और इस गलती को सुधारने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि ये राहुल गांधी तो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, सरकार के मुखिया हैं, एग्ज़ीक्यूटिव हेड हैं और उस बैठक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत भी एक प्रतिभागी थे और उनके सामने भी ऐसी अपमानजनक स्थिति रखी गई। आप सोचिए भारत का सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश, उसको कमेटी में 59 लोगों के नाम दे दिए गए और उसको कहा जाए भई तुम्हें इसमें से किसी एक को पसंद कर लो। ये कौन है? हमें नहीं पता। कब ये सर्विस में आए? हमें नहीं पता। कब रिटायर होंगे? हमें नहीं पता। इसका कार्यक्षेत्र क्या है? हमें नहीं पता। ये सर्विस में कहाँ का रहे? हमें नहीं पता। तो आप समझिए, क्या यह सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत का अपमान नहीं है? सूर्यकांत को अगर नहीं लगता कि ये उनका अपमान है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को साफ लगता है कि ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत का नहीं, ये पूरी जो सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्था है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन तीनों का अपमान है और इस अपमान के लिए मेरा मानना है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश को केंद्र सरकार को अपना एक नेगेटिव नोट ज़रूर भेजना चाहिए कि ताकि आगे से इस तरह की नाफ़रमानी और असहयोग वाली स्थिति का विरोध किया जा सके। अगर वो विरोध नहीं करते, तो इससे एक संदेश, गलत संदेश जनता के सामने जाएगा कि क्या वजह है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश बिना किसी फ़ाइल के देखिए, जज के सामने फैसला करना होता है, तो उसके सामने सारे तथ्य होते हैं। प्रोसिक्यूशन की या जो पिटिशनर होता है, उसकी फ़ाइल होती है, जो दूसरी पार्टी होती है, प्रतिवादी होती है, उसकी होती है, सारे फैसले होते हैं। तब वो मोटी फ़ाइल पढ़ने के बाद नोटिस करना है, नहीं करना है, फैसला करना है। लेकिन अगर सीधा कहा जाए कि भई ये लिस्ट है, इसमें आप जो है साइन कर दो, अप्रूवल दे दो और ऐसी अपमानजनक स्थिति को अगर देश के प्रधान न्यायाधीश सहन करते हैं, तो ये बताता है कि भारत में इस समय एक संकट है, जो लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अपनी राय देते हुए हिचकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का लुभो-लुभाव क्या है? इन सारी चीज़ों का लुभो-लुभाव ये है कि कहीं न कहीं हर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़्ड है, हर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति डरा हुआ है, हर संस्था का जो नियम है, उसकी जो परंपरा है, उनकी अवहेलना हो रही है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से न्यायपालिका ने जो चुनाव आयोग है, उसके गलत-सही फैसलों को अपनी पूरी स्वीकृति दी और पूरी तरह से कहा कि ये जो कर रहे हैं, अपना जो इनकी मनमानी वाला तरीका है, उसे करने दें। अब क्या आपको नहीं लगता पूरे देश में इस समय जनगणना हो रही है?
145 करोड़ लोग देश के निवासी हैं, उनकी जनगणना का काम चल रहा है। उसी जनगणना के दौरान एक दूसरा काम और चल रहा है, वो है एसआईआर प्रक्रिया का। उसके तहत ये तय किया गया है कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की एसआईआर उसके तहत ये तय किया गया है कि 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उसे शुरू किया जाए। अब देखिए दोनों में लोगों के पास जाना है, लोगों के नामों को चेक करना है, ये देखना है कि सही है या गलत है, ज़िंदा हैं या मृत हैं, भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। तो आप समझिए भारत की सरकार के संसाधनों का ये कितना बड़ा दुरुपयोग है। अगर आपको नहीं लगता 105 मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पास एक दिन आएँगे एसआईआर करना है, एक दिन आके कहेंगे जी आपकी जनगणना करनी है। तो एक तो डुप्लीकेसी की एक संभावना आ जाती है और उसमें ये भी आ जाता है कि कुछ लोग अगर जनगणना में आ गए और वो अपनी जो एसआईआर की प्रक्रिया में छूट गए हैं, उनकी विसंगति कैसे दूर होगी? और ये भी एक स्थिति हो सकती है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं सोचा है। एसआईआर में जितने वोटर हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है, उनकी संख्या को गिन लीजिए और जो हमारी जनगणना में गणना आएगी 18 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुष और नारियों की, अगर उनकी संख्या में थोड़ा भी बदलाव मिला, थोड़ा भी अंतर मिला, तो आप किसे सही मानेंगे? एसआईआर को सही मानेंगे या जनगणना की जो संख्या है, उसे सही मानेंगे? सरकारें जानबूझकर हमारे आंकड़ों को संदिग्ध बना रही हैं। मोदी सरकार ने जब से सरकार में आने के बाद सारी की सारी वो संस्थाएँ जो कि स्टैटिस्टिक्स की गणना करती थी, उन सबको धीरे-धीरे खत्म कर दिया है। सारे आंकड़े मनगढ़ंत तरीके से बनाए जाते हैं। सारा उनका जो स्टैंडर्ड वैल्यूएशन है, वो मनगढ़ंत तरीके से किया जाता है। कोई प्रमाणिक प्रक्रिया नहीं है और इसकी वजह से पूरी दुनिया आज के समय में भारत सरकार के किसी भी आंकड़े को अपने मन में संदिग्ध होने, ना होने का एक भ्रम पाले रहती है। और इस भ्रम की वजह से लगातार देश में जो हमारी प्रमाणिक संस्थाओं की जो विश्वसनीयता थी, वो खत्म हो गई है। इस समय हमें नहीं पता कि देश की जीडीपी की विकास दर क्या है? कोई कहता है 6% है, कोई कहता है 7% है, कोई कहता है 6.5% है, कोई कहता है 6.8% है और इसलिए सरकारी आंकड़े संदिग्ध हैं, सरकारी नतीजे संदिग्ध हैं और सरकारी की जो काम करने की प्रणाली है, वो संदिग्ध है। तो इन सब बारों में लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर सरकार के सामने सच ना बताने के लिए कौन-सी वजह है कि वो लोगों के सामने नहीं चाहते कि सच मिले। हर चीज़ को छुपाने की परंपरा सरकार की बन गई है। आप आरटीआई लगाइए, वो कहेंगे हम आपको आंकड़े नहीं देंगे। 3 बड़े मुद्दे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर हमेशा सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। पहला है, क्या प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सही है या गलत है? आपको याद होगा अरुण जेटली और इस समय के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी की ग्रेजुएट की डिग्री जो दिल्ली विश्वविद्यालय की थी और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की थी, वो जारी की थी। और उसके बारे में जब प्रमाणिक आंकड़े माने गए, तो लगातार सरकार आरटीआई में मना करती है और दूसरे माध्यमों से मना करती है और जब अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में कहा कि भई ये जो मोदी की डिग्री है, ये फर्जी है, तो उनके खिलाफ विश्वविद्यालय ने ही सीधा मुकदमा दर्ज करा दिया। तो एक तरह से सच ना बताना, सच को छिपाना और सच क्या है, उसकी भनक तक ना लगने देना, ये बताता है कि हमारी सरकार कहीं न कहीं अंदर से डरी हुई है। दूसरी ओर आप देखें जो प्रधानमंत्री राहत कोष है, उसके बाद होते हुए एक पीएम केयर फंड कोरोना के टाइम बना। मोदी जी ने उसका कार्यालय अपने कार्यालय के साथ रखा हुआ है।
भारत सरकार क्या जो हमारा शेर का निशान है, 3 शेरों का मुद्रा, वो उस पे लगता है। भारत सरकार के आईएएस ऑफ़िसर उसकी देखभाल करते हैं। उसका ऑफ़िस प्रधानमंत्री कार्यालय में ही है। लेकिन प्रधानमंत्री उसके बारे में कहते हैं कि ये कोई सरकारी फंड नहीं है, ये निजी फंड है और इस फंड के जो कर्ता-धर्ता हैं, वो 3 लोग हैं। आप उन तीनों के नाम देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये क्या गड़बड़ घोटाला है। लोग तो भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के पीएम केयर फंड के जो ट्रस्ट है, उसमें शामिल हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह हैं और तीसरे उसमें निर्मला सीतारमण हैं। और ये तीनों लोग सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए इन तीनों की आत्मा इतनी सोई हुई है कि ये बता के राजी नहीं कि पीएम केयर फंड का क्या इस्तेमाल है। अभी आपने देखा कि देश आर्थिक संकट से गुज़र रहा है। देश में पेट्रोल की कमी है, देश में गैस की कमी है, देश में सोने के आयात से सरकार परेशान है। सरकार लोगों को कहती है कि आप घूमने मत जाओ, विदेश यात्रा बंद कर दो। आप जो है अपनी गाड़ियों की जगह जो है मेट्रो में या सार्वजनिक वाहनों से जाओ और पूलिंग करो और भी बहुत सारे इस तरह के प्रस्ताव सरकार दे रही है लोगों को कि विवाह को 1 साल तक टाल दो। लेकिन पीएम केयर फंड का पैसा कितना है, उसका इस्तेमाल इन आपदाओं के समय में क्यों नहीं किया जा रहा? क्या पीएम केयर फंड का इस्तेमाल ना करने के पीछे कोई विशेष वजह है? या इसके पीछे भी सरकार की एक मंशा है कि ये पैसा तो मोदी जी का निजी पैसा है, ये पैसा राजनाथ सिंह का निजी पैसा है, ये पैसा जो है, जो निर्मला सीतारमण है, उनका व्यक्तिगत पैसा है। जनता ने ये पैसा सरकार को दिया है। इनकम टैक्स में इस पैसे को अगर आप पीएम केयर फंड में देते हैं, तो उस पे टैक्स पे रिबेट मिलती है। तो क्या घपला है? इन घपलों की जानकारी जो भी माँगता है, उसको उसका जवाब नहीं दिया जाता और जब जवाब नहीं दिया जाता, तो लोगों के मन में फिर मैं वही बात कहूँगा, इन सवालों की लेकर शंका पैदा होती है और लगता है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं, वो जनता को किसी तरह की अपनी पारदर्शी सूचना नहीं देना चाहते। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ कि भारत सरकार को पारदर्शी तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर भारत सरकार पारदर्शी तरीके से काम नहीं करेगी, तो इसका मतलब है कि सरकार कुछ चीज़ों को छिपा रही है। डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र में यही फ़र्क होता है। लोकतंत्र में जनता के सामने हर चीज़ साफ-साफ होती है। डिक्टेटरशिप में हर चीज़ जो है छिपाकर जनता को नहीं बताई जाती और जनता को ना कि ये समझा जाए कि वो शासक हैं, ये माना जाता है कि जनता जो है शासक नहीं है, बल्कि उनकी गुलाम है। हिंदुस्तान की जनता गुलाम नहीं हो सकती। हिंदुस्तान की जनता जो है, उसके पास एक संविधान है, जो हिंदुस्तान में 26 जनवरी 1948 को 1950 को लागू हुआ और लागू होने के बाद पूरा देश उसी के हिसाब से चल रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में भारत के लोगों को अपने संविधान के प्रति, संविधान की निष्ठा के प्रति और संविधान के पालन के प्रति सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। ये एक बड़ी ज़रूरत जनता के बीच में है। मेरा मानना है कि जनता को जैसे ही मौका मिलता है, चाहे सरकार कितनी ही पुलिस लगा ले, चाहे सरकार कितने ही बेईमान अफ़सरों को आगे कर ले, चाहे सरकार कितनी ही तरह की जनता पर ज़ुल्म ढाने की कोई भी व्यवस्था बना ले, लोग उसके खिलाफ हमेशा मौका मिलते ही उठ खड़े होते हैं और उस सरकार को अपने दमन चक्र को ख़त्म करना ही पड़ता है। ये अभी हमने नेपाल में भी देखा, ये बांग्लादेश में भी देखा और जो यूरोप के राज्य हैं, वहाँ भी हमने देखा। तो ऐसी हालत में देश की जनता को सरकार से सवाल पूछने का हक है, सरकार को जवाब देना होगा, लेकिन जब भी हम सवाल करें, वो सवाल सीधे और तीखे होने चाहिए ताकि जनता उन सवालों का जवाब ना मिलने की हालत में सरकार के बारे में अपनी एक राय बना सके। और जब तक जनता अपनी राय नहीं बनाएगी, तब तक आप ये मान लीजिए कि जनता के सवालों का जवाब अगर जनता को नहीं मिलेगा, तो वो सरकार
लोकप्रिय सरकार तो किसी भी हालत में नहीं है। वह जनहितकारी सरकार नहीं है, वो लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है और वो संवैधानिक तरीके से चलने वाली सरकार भी नहीं है। ये मेरा मानना है और यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भी इसी ओर सोचेंगे, तो आप भी सही फैसला कर पाएँगे। धन्यवाद।